ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद गुरुवार को हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह से हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की सत्ता पर काबिज हो गए। राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उन्हें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज राजभवन में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन भी मौजूद थी। बता दें कि गुरुवार को हेमंत सोरेन को राजभवन से सरकार बनाने का न्योता मिला था। इसके बाद सीएम आवास में विधायक दल की बैठक में तय हुआ कि हेमंत सोरेन आज ही शपथ लेंगे। पहले चर्चा थी कि हेमंत सोरेन 7 जुलाई को शपथ लेंगे। बता दें कि बुधवार को इंडिया गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई थी। बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद चंपई सोरेन ने शाम को राजभवन पहुंचकर झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस दौरान ही हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। बता दें कि हेमंत सोरेन 28 जून को कथित जमीन घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर निकले। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के साथ ही झारखंड की राजनीति में बड़ी ही तेजी से बदलाव आया। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और रांची पुलिस ने बेड़ो थाना क्षेत्र से किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए हथियार लेकर घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने हथियार भी जब्त किया है। पूछताछ के बाद गुरुवार को दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में बेड़ो थाना क्षेत्र के चिनिया टोली जहानाबाज गांव का राम उरांव और बेड़ो के ही रेगाडी पतरा टोली का रहने वाला धीरज उरांव उर्फ रवि उरांव शामिल है। इनके पास से एक मेड इन यूएसए लिखा हुआ पिस्टल, एक लकड़ी का कवर लगा हुआ पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ो थाना अंतर्गत जहानाबाज कि चिनिया टोली में राम उरांव नामक अपराध कर्मी 3 पिस्टल के साथ हथियार लहराते हुए घूम रहा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर ग्रामीण एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने राम उरांव को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसके निशानदेही पर उसके एक अन्य सहयोगी धीरज उरांव को भी पुलिस ने धर दबोचा। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वे लोग हथियार का भय दिखाकर लोगों से पैसे की छिनताई और लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे। एसएसपी ने बताया कि राम उरांव पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। एक अपराधी है राम उरांव, जो एक बड़ी आपराधिक घटना देने का योजना बना रहा है और फिर पता चला कि वो गांव में किसी लोगों ने उसके पास हथियार भी देखा है। पुलिस ने जब रेड किया तो उसके पास से आप देखेंगे 2 पिस्टल मैगजीन वाले और एक कट्टा, 3 हथियार उसके पास से प्राप्त हुए हैं। यह आदमी जो है आपराधिक दुनिया में विगत 2 वर्ष में काफ़ी सक्रिय था। 2023 में जो है चोरी के कांड में ये पकड़ा गया था। बाद में ये लूट किया था, लूट में भी जेल गया था, 2 महीने पहले निकला था और फिर से ये एक बड़ी लूट की योजना बना रहा था। समय रहते पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। 3 वेपन और गोलियां रिकवर हुई है और हम लोग जो है इसको जरूर सजा दिलाएंगे, कन्विक्शन दिलाएंगे, ये हम लोग का लक्ष्य है। ये जहानाबाज गाँव है, चिनिया टोला, बेड़ो थाना में, वहीं से गिरफ्तारी हुई। देसी है तीनों से? हाँ, तीनों देशी है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो पिस्टल मैगजीन सब की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और भी कोई खराब है?
नहीं, 2 गिरफ्तार हुए हैं और बाकी जिससे ये बता रहा है सोर्स वो क्रिमिनल का डेथ हो चुका है, लेकिन हम लोग पता कर रहे हैं कि ये बात सही नहीं बता रहा है। बाकी हम लोग सारे इसके जो एंगल्स हैं सारे पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। छोटा नागपुर रेंज के जोनल आईजी अखिलेश कुमार झा गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जिला पुलिस मुख्यालय में जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक में कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा, एसएसपी किशोर कौशल समेत सभी डीएसपी और इंस्पेक्टर शामिल थे। इस दौरान रैश ड्राइविंग और सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए इस पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। साथ ही बेहतर क्राइम कंट्रोल को लेकर भी कई दिशा निर्देश आईजी के द्वारा दिया गया। इस दौरान नई दंड संहिता बीएनएस से काम करने पर पुलिस अधिकारियों से चर्चा हुई। आईजी ने अपराध नियंत्रण और पीड़ित की तत्काल सहायता के लिए गश्ती बढ़ाने और अदालत की कार्रवाई में समय से पेश होने का आदेश दिया। आईजी अखिलेश झा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के वास्तविक कारणों की जानकारी एक टीम के द्वारा एकत्रित की जाएगी, जिस पर आगे काम किया जाएगा। साथ ही कहा कि जिले में पुलिसिंग लगातार बेहतर हो रही है। विजिट के पीछे 2-3 मुद्दों पे था। एक तो क्योंकि यहाँ एक्सीडेंटल डेथ्स की केसेस रांची और जमशेदपुर में ज़्यादा हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी भी है जिसको देख रही है, तो उसको हम लोगों ने रिव्यू किया और कैसे एक्सीडेंटल डेथ्स को कम किया जा सके। साथ ही साथ जो 3-4 प्रकृति के अपराध हैं उसमें जमशेदपुर ने 23 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन 24 में थोड़ी सी परफॉर्मेंस में कमी आई है। जैसे बर्गलरी है, चेन स्नैचिंग है, मोटरसाइकिल थेफ्ट है। इसी प्रकार से पोक्सो एक्ट के केसेस हैं, एनडीपीएस एक्ट के केसेस हैं, साथ ही साथ SC/ST एक्ट के केसेस हैं। इन सब में हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और कैसे इम्प्रूवमेंट हो, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसमें डायरेक्शन दिए गए। ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर वो मुद्दा आज के बैठक का नहीं था। इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोगों ने बैठक किया है और उसी पर हम लोगों ने विचार विमर्श करके निर्देश दिए। एक्सीडेंटल कैसे रोका जाए उसके लिए क्या निर्देश दिए सबसे ज़्यादा? जो भी एरिया एक्सीडेंट प्रोन है, मल्टीपल टाइम्स एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें क्या इंजीनियरिंग कारण से हो रहा है या फिर कोई अन्य कारण से हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको एक कमेटी भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उसको सुझाव एवं सलाह देते हैं जिसके आधार पर निर्णय। टाइम बॉन्ड तो इसमें नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि उसमें किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया जाए और घटनाओं को कम किया जाए। कुछ टारगेट हम लोगों ने फिक्स किए, उस पर हम लोग प्रयास करें। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी में बंद पड़े हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 300 बेड के अस्पताल को झारखंड सरकार द्वारा खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसे PPP मोड पर खोलने की योजना है। इस पहल से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। जानकारी घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मुसावनी स्थित बंद पड़े हॉस्पिटल को खोलने के लिए उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई थी। स्वास्थ्य मंत्री भी इस अस्पताल को देखने के लिए पहुंचे थे। बहुत जल्द झारखंड सरकार द्वारा इस अस्पताल को शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा PPP मोड पर इस अस्पताल को खोला जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को किडनी, हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों से संबंधित सभी तरह की स्वास्थ्य उपलब्ध हो सके। वर्ष 2003 में खदान बंद होने के बाद यह अस्पताल भी बंद हो गया था। उसके बाद उक्त जमीन को झारखंड सरकार को सौंप दिया गया। अब इस खबर को सुनते ही स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके खुलने से यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए 60 किलोमीटर का रास्ता तय कर जमशेदपुर नहीं जाना पड़ेगा। मालूम हो कि अस्पताल बंद होने के बाद यहाँ के लोग सही रूप से इलाज नहीं करवा पा रहे थे। कई लोगों ने तो इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया था। कि हमारा विधानसभा क्षेत्र का मुसावनी एरिया में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया था, जिसको बाद में उक्त जमीन को सरकार को हैंडओवर दे दिया गया है और अभी ऐसे हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, अभी खंडार पड़ा हुआ है। और इस मामले को मैंने विधानसभा में उठाया। विधानसभा में उठाने के बाद सरकार का स्वीकृत जवाब आया कि इस पर हम लोग सरकार बहुत जल्दी निर्णय लेगी, जिस कारण ही हेल्थ मिनिस्टर भी आकर के विजिट करके किया और उस समय से प्रक्रिया चालू रहा। लेकिन आज वह प्रक्रिया अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया है कि सरकार ने निर्णय ले रहा है कि हम उसको PPP मोड पर किसी अच्छे हॉस्पिटल
जिसमें हर चीज़ की व्यवस्था हो, किडनी के इलाज हो, हार्ट का इलाज हो, लीवर का इलाज हो। वैसे इस हॉस्पिटल की तलाश में है सरकार, जिसको हम पीपी मोड में दे और इस क्षेत्र में हम उसको चालू करें। अब प्रक्रिया शुरू है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये प्रक्रिया पूरी होगी और वहाँ पर मुसाबनी बंद पड़े हॉस्पिटल मुसाबनी में एक अच्छा हॉस्पिटल का शुरुआत हो गया। माइंस जब चलने के दौरान ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। यहाँ हर तरह के स्पेशलिस्ट हुआ करता था और जिसका लाभ हमारे क्षेत्र के कई बड़ा एरिया इसको कवर करता था इसका ट्रीटमेंट के लिए। इवन एचसीएल एम्प्लॉय के साथ साथ प्राइवेट ओपीडी भी चलता था। तो वर्तमान ये दुख का बात यह है कि एक मामूली सी ओपीडी के लिए अभी लोगों को जमशेदपुर जाना पड़ता है और यहाँ पर रोज़गार भी लगभग माइंस पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही है। एक मामूली से ओपीडी के लिए उसको फिर जो भाड़ा दे के जाना है, इसके लिए भी लोग को सोचना पड़ता था, जिसके कारण उस समय पे लोग इलाज भी नहीं कर पा रहा है। और सुनने में आ रहा है कि राज्य सरकार इस पे पहल कर रही है। तो मैं राज्य सरकार से गुजारिश करता हूँ कि अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ खोला जाए और तमाम सुविधा जो मेडिकल में होना चाहिए अगर कराया जाए, तो हमको लगता है कि इस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा स्वास्थ्य के नज़र से अगर देखा जाए, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के साथ साथ तो यहाँ रोजगार की भी जरूरत है। और जमशेदपुर के साकची में यात्री टिकट सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस केंद्र का गुरुवार को पूर्व मंत्री एवं आजसू पार्टी के महासचिव रामचंद्र सहिस ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इसके खुल जाने से यात्रियों को अब रेलवे टिकट बुक कराने टाटानगर स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर द्वारा अधिकृत ये यात्री टिकट सुविधा केंद्र खुल जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। साकची में जेएनएससी कार्यालय के समीप खोले गए इस रेलवे टिकट काउंटर में निर्धारित मूल्य पर आरक्षित और अनारक्षित टिकट उपलब्ध होगा। रेलवे का टिकट काउंटर साकची मेन रोड में खुलने से साकची के अलावे गोलमुरी, एग्रीको, भालूबासा, बाराद्वारी, सिद्धगोड़ा व बारेडी समेत आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रेलवे टिकट बुक कराने में सहूलियत होगी। मालूम हो कि साकची का रेलवे आरक्षण केंद्र कोरोना संक्रमण शुरू होने से पूर्व ही जल जमाव के कारण बंद हो गया था, जिसे शुरू करने की मांग कई बार रेलवे से की गई थी। साकची में टिकट काउंटर नहीं होने के कारण यात्रियों को रेलवे टिकट के लिए स्टेशन जाना पड़ता था। इधर टिकट काउंटर खोले जाने पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने केंद्र के संचालक अजय कुमार को शुभकामनाएं दी। साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर डिवीजन का यात्री टिकट बुकिंग काउंटर का उद्घाटन है, ऑफिस का उद्घाटन है। इस उद्घाटन समारोह में जो इस बुकिंग काउंटर को चलाएंगे आदरणीय अजय कुमार जी, उनको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस काउंटर खोलने से इस क्षेत्र के साथ साथ इसके अगल बगल के लोगों को बहुत ही सुविधा मिलेगी, क्योंकि यात्री के लिए टिकट को रिजर्वेशन के लिए रूट तय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती है। लेकिन मुझे लगता है इस यात्री बुकिंग काउंटर, टिकट बुकिंग काउंटर का जो खुल गया है, इससे यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, सुविधा मिलेगा। यहाँ साकची में कि यहाँ हर तरफ जमशेदपुर का हृदय स्थली है, बिजनेस का मेन सेंटर है साकची जमशेदपुर का। ऐसे में विष्णुपुर भी है, लेकिन साकची में हर चीज़ का यहाँ पे उपलब्धता है। यहाँ खुल जाने से लोगों को और सुविधा मिलेगा। जो स्टेशन में सुविधा मिलती है और सुविधा यहाँ भी जो रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे की तरफ से अधिकृत किया गया है। टिकट कंप्यूटराइज टिकट हुआ, जनरल टिकट हुआ, सब यहाँ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगती है? नहीं, जो रेट के जो है उसमें जो भी प्रिंट होकर जो आएगा वही चार्जेस। किन के द्वारा जो ओपनिंग किया गया? ये रामचंद्र से है। कब से कब तक टाइमिंग? सुबह 8:15 से रात को 9 बजे तक, और रविवार को 8:15 से शाम को 4 बजे तक।
इधर आदित्यपुर नगर निगम के नए प्रशासक के रूप में रवि प्रकाश ने बुधवार को योगदान दे दिया है। योगदान देने के बाद से ही वे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आदित्यपुर क्षेत्र में व्याप्त जल संकट को दूर करने के लिए उन्होंने विशेष तैयारी करने की बात कही है। आदित्यपुर नगर निगम के नए प्रशासक रवि प्रकाश ने बताया कि निगम क्षेत्र में वर्तमान जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर और दुरुस्त किया जा रहा है। सीतारामपुर डैम फिल्टर प्लांट में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए टाटा स्टील UISL पावर विद्युत आपूर्ति की योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि सभी वार्ड क्षेत्र में अब समय सारणी बनाकर जलापूर्ति की जाएगी। वहीं पेयजलापूर्ति को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर 1800-890-6081 भी जारी किया गया है, जहां पर जलापूर्ति से संबंधित शिकायत व जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। प्रशासक रवि प्रकाश ने नगर निगम में सीवरेज योजना के तहत सड़क में गड्ढे किए जाने पर सख्ती बरतते हुए संबंधित एजेंसी को निर्देशित किया है कि 30 जुलाई तक सभी गड्ढों को भर दिया जाए, अन्यथा म्युनिसिपल एक्ट के तहत संबंधित एजेंसियों पर FIR भी दर्ज किया जाएगा। समीक्षा बैठक हुआ था जिसमें न्यू और ओल्ड दोनों पर बातचीत हुई। नए के बारे में कुछ निर्देश दिया गया है WTP को लेकर या फिर GSR को लेकर। पुराने वाले में हमने बोला है कि टोल फ्री नंबर जारी करने के वो शायद आप लोग को मैंने प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा है शेड्यूल वाइज हमने वार्ड वाइज पानी का डिस्पोजल का भी चार्ट किया था जो आपको मिल जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि जलापूर्ति में कोई दिक्कत शहर के लोगों को ना बोल दिया है कि 2 दिन के अंदर कहीं भी आप गड्ढे खोदते हैं संबंधित से पहले आप जानकारी दे दी 2 दिन के अंदर कोई रिपेयर नहीं होता है तो उसका म्युनिसिपल एक्ट के तहत हम लोग वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर आवास बोर्ड अंतर्गत पुराने जर्जर व आवासन के लिए आयोग घोषित फ्लैट के विरुद्ध किए जा रहे सर्वे का लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी के तहत गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुषों ने आदित्यपुर आवास बोर्ड कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आदित्यपुर आवास बोर्ड अंतर्गत स्थानीय वार्ड के पूर्व पार्षद रंजन सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुष गुरुवार सुबह आवास बोर्ड कार्यालय पहुंचे, जहां सर्वे कार्य का विरोध किया गया। एक दिन पूर्व एजेंसी द्वारा मिट्टी जांच के कार्य को स्थानीय लोगों ने विरोध कर रुकवा दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आवास बोर्ड कार्यपालक अभियंता के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा है, जिसमें सर्वे बंद कराकर जर्जर हो रहे W टाइप समेत आवास बोर्ड के मकानों को नहीं तोड़े जाने की मांग की गई है। बीते दिनों इस मांग को लेकर निवर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भी मिलकर स्थानीय लोगों ने सर्वे रोकने एवं मकानों को नहीं तोड़े जाने की मांग की थी, जिस पर निवर्तमान मुख्यमंत्री ने सहमति जताई थी। गौरतलब है कि आदित्यपुर में आवास बोर्ड के द्वारा निर्मित जनता फ्लैट के 240, W टाइप के 108, EWS के अलावा गोविंदपुर के दर्जनों जर्जर घरों का सर्वे का कार्य निजी एजेंसी के द्वारा कराया जा रहा है। सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र का एकमात्र डिग्री कॉलेज सिंघभूम कॉलेज में कार्यरत अनुबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी को बीते वर्ष 2021 से वेतन नहीं मिला है। इस कारण शिक्षकेतर कर्मचारियों ने काउंटर भी बंद कर दिया है। इससे CLC लेने वाले विद्यार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज में इंटरमीडिएट संकाय के कर्मचारियों को विगत 3 वर्षों से वेतन नहीं मिला है। इससे नाराज कर्मचारियों ने काम बंद कर इंटरमीडिएट भवन में ताला लगा दिया है। इस कारण स्नातक में नामांकन लेने वाले छात्रों को CLC नहीं मिल पा रहा है। एक छात्र ने बताया कि उसे उड़ीसा में अपना नामांकन कराना है। 5 जुलाई को एडमिशन की अंतिम तिथि है। कॉलेज के इंटरमीडिएट के शिक्षकेतर कर्मचारी को वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर उन लोगों ने काम बंद कर दिया है, जिस कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सरोज कुमार कैवर्त ने बताया कि क्षणिक भर के लिए इंटरमीडिएट कार्यालय का ऑफिस बंद था। इंटरमीडिएट शिक्षकेतर समस्या का समाधान हो गया है। दूसरे राज्य में नामांकन लेने वाले छात्रों को जल्द ही CLC मिल जाएगा। में पढ़ रहे हैं और यहाँ हम CLC की जरूरत है। दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेना है और यहाँ पे CLC मिल नहीं रहा है। हम लोग को पेमेंट मिल नहीं रहा है। बहुत दिनों से पेमेंट आया नहीं है, इसीलिए हम लोग बंद करके रखे हुए। जब हम लोग को पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट के लिए हाँ नहीं मिलेगा। सॉल्व कर लिया गया है। अभी काउंटर में लोग बैठा है और बांट रहा है। नहीं सर, कल से आए लड़का लोग? नहीं कल नहीं, बहुत कल जमा किया था, आज मिल रहा था।
लेकिन सुबह इन लोग को वो प्रॉब्लम था, थोड़ा सा क्षणिक प्रॉब्लम था, अब वो सॉल्व हो गया है। अब बच्चों को मार्कशीट CLC सब मिलना शुरू हो गया है। जमशेदपुर में जिला पुलिस ने एक सुखद पहल की है। शहर में संचालित PCR टीम को नए सिरे से फर्स्ट एड किट दी गई है जो वैन में उपलब्ध रहेगी। बता दें कि काफी दिनों से PCR वैन में मौजूद फर्स्ट एड किट खराब हो गए थे। गुरुवार को ट्रैफिक DSP ने लगभग 50 PCR वैन को किट प्रदान किया है। ट्रैफिक DSP संजय कुमार ने कहा कि शहर में कहीं भी सड़क दुर्घटना होती है तो सबसे पहले यही PCR वैन मौके पर पहुंचती है। वैन में तैनात पुलिसकर्मी ही सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को फर्स्ट एड कर अस्पताल पहुंचाते हैं। सभी PCR वैन के फर्स्ट एड किट खराब हो गए थे, जिन्हें बदलकर नया किट प्रदान किया गया है। इससे दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी। यहाँ पे दुर्घटना को होने की स्थिति में हमारे PCR की गाड़ियाँ, इनके चालक ड्राइवर पहली दफ़ा वहाँ पहुँचते हैं और कई दफ़ा जो है दुर्घटना में उन्हें पीड़ित व्यक्ति को, जख्मी व्यक्ति को कुछ सहायता करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में जो इन लोगों को फर्स्ट एड किट था पहले पुराना हो चुका था, तो इन्हें फ्रेश जो है सभी को नया दिया गया है और इस संबंध में इन्हें जानकारी भी दी गई है किस तरह से जख्मी आदमी को पट्टी बांधना है और किस तरह स्टेशन में लेकर के जल्दी से जल्दी निकटतम अस्पताल में इन्हें पहुंचाना है ताकि उनकी जान की रक्षा हो सके। इसी उद्देश्य से इन्हें फिर से फ्रेश ये जो है फर्स्ट एड किट उपलब्ध कराई गई है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।